दोस्तों आज ही बीपीएससी प्री और पीसीएसजे का पेपर हुआ है। पीसीएसजे का तो बीपीएससी तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन पीसीएसजे को जब मैंने देखा तो पाया कि कुछ गिने चुने सवालों को यदि छोड़ दिया जाए तो अपनी क्लास से सारे के सारे सवाल फंसे हैं। और मैं इसका क्रेडिट केवल स्वयं नहीं लेना चाहता हूं, बल्कि घटनासार को भी देता हूं। तो घटनासार और मेरे कुछ इनपुट्स रहे हैं, उनकी वजह से ज़्यादा सवाल फंसे हैं। चलिए अब शुरू करें कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग ई दृष्टि कर रहे हैं। ई दृष्टि का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो जो कोई भी आपका परिचय में हो, जो मेंस देता हो यूपी पीसीएस का या फिर किसी और स्टेट पीसीएस का, उससे पूछ लीजिएगा, भाई आपको बखूबी बता देगा। जी हाँ दोस्तों, यही ई दृष्टि आपको परीक्षा से पहले कंपाइल्ड रूप में दे दी जाती है, तो वो सभी पढ़ के जाते हैं। तब हम जो हैं क्या स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं कि यह जो मासिक आती है ई दृष्टि, इसको हम लोग महीने महीने तैयार करेंगे। जनवरी से लेके अप्रैल तक 4 महीने का तैयार कर लेंगे दोस्तों। क्यों तैयार करेंगे 4 महीने का? क्योंकि जो भी परीक्षा होती है उससे लगभग 4 महीने पहले का करंट अफेयर परीक्षा में 60 से 70% पूछ लिया जाता है। बाकी जो 30 से 40% करंट अफेयर रहता है वह और थोड़ा पहले का होता है। तो इसीलिए जो परीक्षा से पहले के 4 महीने हैं हम उन पर विधिवत फोकस करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। तो अभी मंथली तैयार कर रहे हैं ई दृष्टि से, बाद में परीक्षा से पहले जो ई दृष्टि आएगी उसको कंप्लीट करेंगे, तो चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। और वो जो हम लोग जब मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर कंटेंट यही मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ज़्यादातर कंटेंट आपको यही मिलेगा। 70 से 80 से 90% यही कंटेंट मिलेगा। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे जो मैगजीन आएगी ई दृष्टि की। इसके साथ ही घटनासार भी आएगा दोस्तों परीक्षा से पहले, याद रखिएगा। तो घटनासार भी करेंगे। इतना हम लोग जब कर लेंगे तो सवाल छूटेगा नहीं दोस्तों। बस आपको कुछ और नहीं करना है, जितना दे रहा हूँ उतना करते चलिए। साथ ही दोस्तों अपना जीएस वाला पोर्शन मजबूत करिए। करंट अफेयर्स को लेके कतई नहीं घबराना है, कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं पढ़ रहा हूँ आपके बदले, और मेहनत करते रहिए। दोनों लोग साथ साथ मेंस लिखेंगे दोस्तों। ये 1 से 2 दिन जो है चला गया इस वजह से कि थोड़ा मैं भी आहत हो गया। रिजल्ट मेरा निगेटिव रहा मेंस वाला 2022 का भी, तो इसी वजह से गैप रहा है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो रहेगा जनवरी का ही रहेगा। मैगजीन जो है लगभग 6 से 7 तारीख तक आती है अगले महीने के। तो जनवरी वाली मैगजीन 7 या 8 फरवरी को आई है दोस्तों। तो ये थोड़ा डिले हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसमें जो है दोस्तों 1 से 28 जनवरी तक की सारी घटनाएं कवर की गई हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो घटना चक्र रहता है उसका भी प्रयास रहता है कि मैगजीन जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए। तब मैं 2 दिन पहले इसको तैयार करके, मतलब 2 दिन जो है इसको बनाने और जो भी काम है इससे संबंधित उसके लिए लेते हैं। बाकी 28 दिन का करंट अफेयर देते हैं। तो चलिए अब बहुत हो गया, अब शुरू करते हैं। जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आईसीसी अवार्ड 2022, जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा क्रिकेट क्षेत्र में दिए जाते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दोस्तों बाबर आजम, जान रहे होंगे, पाकिस्तान की टीम के ये कैप्टन हैं। तो इनको जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। महिला ऐसी कौन सी हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो नताली स्कीवर, केवल नताली याद रखिएगा, नताली को, जो कि इंग्लैंड की हैं, इनको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है। भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आईसीसी अवार्ड प्राप्त किया है? तो T20 प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो सम्मान मिला है दोस्तों, वह सूर्य कुमार यादव जी को मिला है, याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, जी हाँ, पू का मतलब पुरस्कार है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूरे कंटेंट की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल टारगेट करंट AK123 इसको ज्वाइन करिएगा। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 दिया गया दोस्तों, अमेरिका में इसको दिया गया एक समारोह के दौरान। ये सब नहीं पूछा जाएगा। भारत की RRR, जी हाँ आप लोग जान रहे होंगे, बहुत अच्छी फिल्म है।
फिल्म के नाचो नाचो गीत के लिए दोस्तों पुरस्कार दिया गया है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म है दोस्तों, याद रखिएगा। और निर्देशक इसके कौन है, आप लोग जान ही रहे होंगे, एस चंद्रमौली। इन्हीं ने बाहुबली बनाई थी, याद रखिएगा। और चंद्रमौली से याद आया दोस्तों, जो 2011 की जनगणना है उसके आयुक्त भी चंद्रमौली ही रहे, लेकिन यहाँ पर एस हैं, लेकिन वो जो हैं सी चंद्रमौली हैं, याद रखिएगा। तब अब कंफ्यूज नहीं होना है। सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के आयुक्त रहे हैं। सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट जारी की दोस्तों 2021 के नाम से किसने, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। कौन है इसके मंत्री, आपको याद होगा, नितिन गडकरी जी हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कई सारे फैक्ट आए हैं निकल कर, लेकिन जो पूछा जा सकता है परीक्षा में भाई ये है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में दुर्घटनाओं में 8% की कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, 8% की कमी आई, यही आपको याद रखना है। ताड़पत्रों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय दोस्तों कहाँ बनाया जा रहा है, विश्व का पहला, तो तिरुवनंतपुरम केरल में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, पांडुलिपि क्या होती है, हाथ से लिखी हुई कुछ दस्तावेज होते हैं जो ताड़ के पत्रों पे ही लिखे गए थे, मतलब काफ़ी प्राचीन समय के हैं, तो उन्हीं को म्यूजियम में रखा गया है। तो वही विश्व का पहला ऐसा संग्रहालय बना है। तो इसमें कौन सी चीज़ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो कोलाचेन युद्ध, जी हाँ, तिरुवनंतपुरम में ही, मतलब केरल में ही हुआ था। मार्तंड वर्मा को याद रखिएगा दोस्तों, मार्तंड वर्मा ने डचों को हराया था कोलाचेन के युद्ध में। जी हाँ, तिरुवनंतपुरम के आसपास के क्षेत्र के शासक थे मार्तंड वर्मा, इन्होंने पहली बार हराया था। तो यह एशिया का ऐसा पहला राज्य था जिसने यूरोपियों को हराया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जाए कि कोलाचेन युद्ध किससे संबंधित है, तो डचों और मार्तंड वर्मा के बीच हुआ था, याद रखिएगा। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में दोस्तों चुनाव हैं, याद रखिएगा। यहाँ फरवरी में इनका मतलब फरवरी में मतदान होगा और मार्च में रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों 3 राज्य हैं, तीनों की सीटें आपको याद रखनी है। संयोग से दोस्तों तीनों की सीटें जो हैं 60 हैं, याद रखिएगा। विधानसभा सीटें तीनों की 60 हैं, 60-60-60। गंगा बिलास बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी वाले देख लें दोस्तों। बीपीएससी का पेपर अभी नहीं देखा है, लेकिन पीसीएसजे वाला, दरअसल संसाधनों की कमी है और वक्त का भी दोस्तों अभाव है, इस वजह से मैं और लोगों की तरह मार्केटिंग थोड़ा नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए एक बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो चुन चुन के आपको दिखाता कि क्या क्या आया है। तो गंगा विलास को देखते हैं। 13 जनवरी 2023 को झंडी दिखाई, अब किसने दिखाई होगी, योगी जी ने नहीं दिखाई है, याद रखिएगा, मोदी जी ने दिखाई है। हरी झंडी दिखाई 13 जनवरी को। 51 दिन में जो है दोस्तों कितने किलोमीटर की यात्रा तय करेगा, तो 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए 13 जनवरी को यह निकला। क्या, एक क्रूज है दोस्तों, रिवर क्रूज। जी हाँ, जैसा वो एक फिल्म है, कौन सी, टाइटेनिक, हाँ टाइटेनिक, वैसा ही क्रूज एक तरह का। दोस्तों कभी कभी करंट अफेयर ऐसा पूछ लेता है, अब जैसे पीसीएसजे में पूछा गया है कि जो रोवर था मंगल ग्रह पर, जो रोवर गया था हमारा विक्रम, उसमें कितने पहिए थे, तो ऐसा करंट अफेयर का सवाल तो छोड़ना ही बनता था। जिसने तस्वीर देखी होगी वही बता पाएगा, और वो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि जिसने भी देखी होगी उसने पहिए नहीं गिने होंगे। तो ऐसे सवाल छोड़ने के लिए ही बनते हैं, ज़्यादातर लोगों ने गलत किए होंगे। तो मतलब ये थोड़ा हास्यास्पद है। तो यह जो क्रूज है दोस्तों वाराणसी से डिब्रूगढ़, जो कि असम में है, इसके बीच की यात्रा तय करेगा। और इस यात्रा के दौरान लगभग 27 नदी प्रणालियों से गुजरेगा, छोटी छोटी नदी झीलों वगैरह से गुजरेगा। मतलब झील का मतलब ये नहीं कि बीच में टूट रही है झील, नहीं, मेरे कहने का मतलब समझिए, अनवरत रूप से चलेगा, छोटी छोटी नदियों को जोड़ के वहाँ तक पहुँचेगा। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, एक ही बात है दोनों की।
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट सम्मेलन और व्यापार मेला दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 को जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है यूएनओ ने। 2016 को दोस्तों क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। तो इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में मिलेट्स के प्रति जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, मतलब जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना। इसके साथ ही उसके उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से उसके निर्यात को बढ़ाया जाए, इन सब पे मनन मंथन करना इसका उद्देश्य था। बिजनेस 20, जी हाँ B20 भी पूछा जा सकता है। इसकी पहली बैठक दोस्तों कहाँ हुई है? गांधीनगर में। बिजनेस 20 मतलब जो G20 देश हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं व्यापार से संबंधित, उनकी बैठक हुई है बिजनेस 20 के नाम से, तो याद रखिएगा। पहली बैठक गांधीनगर में। जी हाँ, मोदी जी व्यापारी रहे हैं ऐसा कहा जाता है दोस्तों, बनिए टाइप के कुछ होंगे। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आपको ट्रिक के रूप में याद रखने के लिए कह रहा हूँ कि मोदी जी के ही प्रदेश में इसकी पहली बैठक हुई है। बात करें यूथ 20 की, तो ऐसी ही दोस्तों दूसरी बैठक G20 की यूथ 20 के नाम से कहाँ हुई है? गुवाहाटी में, याद रखिएगा। भारत द्वारा प्रायोजित संकल्प, जी हाँ G20 के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं पहले की क्लासों में, तो पढ़ जाइएगा उसको। आर्थिकी से दोस्तों कई सवाल सीधे सीधे फंसे हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो PCSJ में आर्थिकी से कई सवाल सीधे सीधे फंसे हैं। आप लोगों को समय मिले तो एक बार PCSJ का पेपर जरूर देख लीजिएगा, तब आपको लगेगा कि मैं यूं ही हवाई नहीं कर रहा हूँ। भारत द्वारा प्रायोजित संकल्प, जी हाँ दोस्तों, कौन सा संकल्प? लोकतंत्र के लिए शिक्षा। इसको अपनाया है किसने? उंगा ने। उंगा बोले तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा। आप लोग जान ही रहे होंगे 193 इसके सदस्य हैं। जितने यूएनओ में सदस्य हैं वो सब इसके सदस्य होते हैं। तो उसने जो है इसको अपनाया है, याद रखिएगा। सीधे पूछा जाएगा कि भारत द्वारा जो संकल्प दिया गया लोकतंत्र के लिए शिक्षा, उसको किसने अपनाया है? उंगा ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, इस तरह से दिया रहेगा। गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला दोस्तों कहाँ रखी गई है? पहला सवाल तो कर्नाटका में रखी है। किसने रखी है दोस्तों? तो अमित शाह जी ने रखी है। अमित शाह जी गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी है, याद रखिएगा। 7वीं वंदे भारत ट्रेन दोस्तों, याद रखिएगा 7 नंबर जो है काफ़ी लकी माना जाता है। तो यह वंदे भारत ट्रेन दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चली है? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चली है। अब सवाल बनता है कि पहली वंदे भारत ट्रेन दोस्तों किसके बीच चली थी? न्यू दिल्ली से बनारस के बीच चली थी, मतलब वाराणसी के बीच, याद रखिएगा। उद्घाटन दोस्तों इसका किसने किया? यहीं पर दोस्तों उद्घाटन किसने किया होगा दोस्तों? झंडी किसने दिखाई होगी इसको? तो मोदी जी ने ही दिखाई होगी। यहीं पर दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन, इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है, याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड बैंक मत समझिएगा WB को। हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल, इसका उद्घाटन भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में किया है, किसने? मोदी जी ने, याद रखिएगा। इलाहाबाद से हल्दिया क्या है दोस्तों? पहला राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग पहला इसको कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा फैक्ट। M का मतलब दोस्तों मोदी जी है। पूर्वोत्तर समुद्री कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन दोस्तों गुवाहाटी में किया गया मोदी जी के द्वारा, यह भी याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें। बासमती चावल, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके आपको दे दूंगा पूरा जनवरी का, 1-2-3 वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। बासमती चावल जो है दोस्तों इसको पहली बार मानक प्रदान कर दिया गया, किसके द्वारा? फसाई ही ये काम करेगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने जो है एक मानक तय कर दिया है कि ये मानक अगर ये फिल करता है तो यह बासमती का चावल कहा जाएगा। सुगंध, टेस्ट और उसका रूप स्वरूप, ये सब चीज़ें जो हैं इसने बता दी हैं। EPFO, जी हाँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्षेत्रीय कार्यालय का
यू का मतलब उद्घाटन है दोस्तों। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अलवर। अलवर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में, याद रखिएगा। श्रम और रोजगार मंत्री साथ साथ वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है दोस्तों? भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 5G उपयोग करने वाला पहला जिला दोस्तों मध्य प्रदेश का बना है, विदिशा, याद रखिएगा। 5G का उपयोग करने वाला पहला जिला मध्य प्रदेश के कई जिले दोस्तों अव्वल रहे हैं कई मामलों में। जैसे एक मंडला है, मंडला जो है कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला बना है देश का। कार्यात्मक मतलब आम जो व्यवहार है, आचार व्यवहार है, उसमें जो है साक्षरता आ जाना। जैसे यहाँ के लोग पैसे भी नहीं जानते थे कि कितने पैसे किसको दें और कितने वापस लें, ये भी नहीं जानते थे। तो इनको ये सब व्यवहारात्मक ज्ञान से इनको शिक्षित किया गया है, याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों ये तो हो गया मंडला। ऐसे ही हो गया दोस्तों बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है पहला हर घर जल वाला जिला बना है, याद रखिएगा, बुरहानपुर। और इंदौर जो है पहला वाटर प्लस सिटी है ही, और स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इसको पहला स्थान मिला है, यह भी याद रखिएगा। बात करें EPFO की, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में है। अब है जय हिंद। जी हाँ, न्यू लाइट एंड शो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? जी हाँ, लाल किले पर इसका आयोजन हुआ। कब? 10 जनवरी को हुआ है। उद्घाटन, यू का मतलब उद्घाटन है, अमित, एस का मतलब अमित शाह ने किया, याद रखिएगा। कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, उनको मैं बताता भी चल रहा हूँ। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक सवाल आना तय है, किस क्रम का था इस बार? 17वें क्रम का था। कब से कब तक मनाया गया और कहाँ? तो इंदौर में मनाया गया 8 से 10 जनवरी के बीच में। क्यों दोस्तों? क्योंकि 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे, तो उन्हीं की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो इसकी दोस्तों थीम क्या थी? प्रवासी, ठीक है, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में उनका योगदान। तो ये शब्द याद कर लीजिएगा, टर्म याद कर लीजिएगा, बाकी थीम तो लंबी थी। तो प्रवासी अमृत काल में भारतीय प्रगति में उनकी भागीदारी, इस तरह से थीम थी। तो 27 लोगों को दोस्तों सम्मानित किया गया है प्रवासी पुरस्कार के तहत, याद रखिएगा। मोहम्मद इरफान जो थे मुख्य अतिथि रहे हैं। मुआ का मतलब मुख्य अतिथि, गुयाना के राष्ट्रपति। बात करें गुयाना की, तो यहाँ की राजधानी है जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन, याद रखिएगा। फिर LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर दोस्तों 2003 से इसको मनाना शुरू किया गया। LM सिंघवी समिति वही है दोस्तों जो पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। यह फैक्ट आपने पहली बार देखा होगा, LM सिंघवी। फिर उद्घाटन इसका मोदी जी ने किया। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जी हाँ दोस्तों, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं, यह भी यहाँ मौजूद थे। इसके साथ ही जेनेटा, ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की ये राजनीतिक प्रतिनिधि थीं, यह भी वहाँ पर उपलब्ध थीं, याद रखिएगा, महिला थीं। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022 दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में, दिसंबर 2022 में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 महत्वपूर्ण है, जनवरी 2023 में इसका आयोजन हुआ। कहाँ? नागपुर में। सतत विकास और महिला सशक्तिकरण इसकी थीम थी। 108वें क्रम की थी, महत्वपूर्ण है दोस्तों। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, याद रखिएगा, नागपुर में। और क्या हुआ था दोस्तों? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में। इस बार 12वें क्रम का दोस्तों कहाँ होगा? फिजी में होगा, याद रखिएगा, फिजी में। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ? मोहाली। मोहाली कहाँ है? पंजाब में। राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जितेंद्र सिंह के द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं दोस्तों, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया, यहीं पर। कहाँ? मोहाली में ही, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एक सवाल आना तय है। 4 जनवरी को कैबिनेट ने मंजूरी दी, याद रखिएगा। प्रारंभिक खर्च दोस्तों कितना निर्धारित किया गया है?
तो 19,744 करोड़, कतई रट लेना है इसको। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी होगी, यह भी याद रखना है, नोडल मंत्रालय होगा। 2030 तक इसमें 8 लाख करोड़ रुपए और निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है, यह भी याद रखिएगा, 8 लाख और 2030। और तीसरा 19,744 करोड़ रुपए। 50 मिलियन मीट्रिक टन, जी हाँ, प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। जी हाँ दोस्तों, और इससे क्या होगा, मिशन के तहत जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता कम होगी और हम जो है दूसरे की खुशामद नहीं करेंगे कि हमें तेल दे दो। साथ ही हमारी, जब हम तेल बाहर से आयात नहीं करेंगे तब हमारी विदेशी मुद्रा वह बचेगी, तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, नई नई इकाइयाँ लगेंगी, हाइड्रोजन ईंधन बनाने से संबंधित, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। कार्बन उत्सर्जन में जब कमी आएगी तो दोस्तों याद होगा आपको COP27, तो पंचामृत जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। 2070 तक हमने कार्बन न्यूट्रल घोषित करने का लक्ष्य रखा है। सतत विकास लक्ष्यों को हम प्राप्त करने की ओर बढ़ सकते हैं। और दोस्तों स्वदेशी विनिर्माण क्षमता का भी विकास होगा। जी हाँ, अपनी घरेलू लोगों का दिमाग जब चलेगा इधर उधर तो कहीं ना कहीं नए नए आइडियाज सामने निकल के आएंगे, तो इसी को कहते हैं क्षमता निर्माण, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, खुले दिमाग से पढ़ा करिए। फिर आते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये भी महत्वपूर्ण है, 26वें क्रम का था। 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यहीं पर देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यह दोस्तों कब मनाया जाता है, यह भी 12 तारीख को ही मनाया जाता है, लेकिन यह 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, तारीख दोनों की 12 है, लेकिन महीना बदला हुआ है, याद रखिएगा। तो हुबली धारवाड़, जी हाँ, कर्नाटक में स्थित है, यहीं पर इसका आयोजन हुआ, याद रखिएगा। उद्घाटन, यू का मतलब उद्घाटन मोदी जी ने किया। विवेकानंद जी की 160वीं जयंती थी इस बार। जी हाँ, 12 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि विवेकानंद जी की जयंती है इसी दिन। 160वीं थी, यह याद रखिएगा, 160वीं, यह गिनती याद रखिएगा। विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम थी, यह भी आपको रट लेनी है। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, जी हाँ, देखिए अलग अलग सेक्टर में इसकी पहली बैठक हो रही है, तो याद रखिएगा। तो यह कहाँ हुई दोस्तों, पुणे में हुई। फिर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव, दिसंबर 2022 में इसका आयोजन हुआ, कहाँ, कर्तव्य पथ पर। और महिमा मंडन किया गया कलाओं के माध्यम से, हमारे इतिहास का, हमारे अतीत का, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई वो कहाँ तक प्रभावी हुई हैं, इन सब चीज़ों का महिमा मंडन किया गया एक तरह से। नई राष्ट्रीय पार्टी की योग्यता पूर्ण कर ली है किसने दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने। तो यह जब पार्टी बन जाएगी तो चौथे क्रम की होगी, तो 9वें क्रम की होगी, याद रखिएगा। वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं दोस्तों, 8 पार्टियां हैं, यह भी याद रखिएगा। कौन कौन सी 8, तृणमूल कांग्रेस, जी हाँ, दीदी वाली, NCP, जी हाँ, शरद पवार वाली, याद रखिएगा, शरद पवार, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और INC बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जान ही रहे होंगे, राहुल गांधी वाली, BSP BJP और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। और दोस्तों कौन सी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, या कहाँ की है दोस्तों, मेघालय की है, याद रखिएगा, मेघालय की, मेघालय की है दोस्तों नेशनल पीपल्स पार्टी। इसकी जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो किताब है, यह भी याद रखिएगा। और आम आदमी पार्टी का आप लोग जान ही रहे होंगे। तो ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों कोनराड संगमा, उनकी पार्टी है, याद रखिएगा। तब दोस्तों अब एक सवाल और बनता है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए कौन से मानदंड हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। तो 4 राज्यों में जो चुनाव होते हैं लोकसभा या विधानसभा के, उनमें कम से कम 6% मत प्राप्त किए हों पार्टी ने, साथ ही 4 लोकसभा सीटें जीती हों, या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है,
3 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा सीटें जीती हों, या फिर 4 राज्यों में उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। तो ये 2 मुख्य कंडीशंस हैं। इनको यदि फुलफिल कर दिया दोस्तों, तब वह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कही जाएगी। इन्फेंट्री संग्रहालय दोस्तों कहाँ बनाया गया? देश का पहला और विश्व का दूसरा। अब सवाल बनता है, विश्व का पहला दोस्तों कहाँ है? इन लोगों ने नहीं दिया था, मैं बता रहा हूँ। पहला दोस्तों यूएसए में है, और दूसरा कहाँ है? भारत में। इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना होता है दोस्तों। इसी से संबंधित जो भी हथियार फट्टे हैं वह सब एक ही जगह प्रदर्शित किए जाएंगे, और भी जो इनकी गौरव गाथा रही है उस सबको चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। संग्रहालय में यही सब चीज़ें होती हैं। तो कहाँ दोस्तों? महू में। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महू से याद आया दोस्तों, अंबेडकर, BRA, जी हाँ, इनका जन्म स्थान महू ही है, याद रखिएगा। रणनीतिक वार्ता दोस्तों 36वें क्रम की किसके बीच हुई? तो भारत और फ्रांस के बीच हुई। भारत की ओर से किसने पक्ष रखा? तो विकल्प में मोदी जी या राष्ट्रपति हो तो मत करिएगा, अजीत डोभाल, जी हाँ, NSA अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। कहाँ दोस्तों आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई। सबसे गर्म वर्ष दोस्तों 5वां रहा है, कौन सा? 2022, 1901 के बाद। किसने यह घोषणा की? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। 1901 के बाद क्यों गिना गया दोस्तों? क्योंकि 1901 में ही यह प्रभाव में आया था IMD, तो तभी से गणना करना शुरू हुआ है। तो उसी को आधार बना के यह निष्कर्ष निकाला गया कि 2022 जो है 5वां सबसे गर्म वर्ष है। बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना दोस्तों उद्घाटन, यू का मतलब उद्घाटन है, मुर्मू जी ने किया, याद रखिएगा। इसकी क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट, यह जरूर याद कर लीजिएगा। सर्बिया क्यों चर्चा में है दोस्तों? क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमारी आज़ादी की बात हो रही है। डाक टिकट जारी किया है इसने, इसलिए महत्वपूर्ण है। राजधानी इसकी बेलग्रेड है। अप्पू क्या है दोस्तों? एशिया प्रशांत डाक संघ, जी हाँ, एशिया पैसिफिक डाक यूनियन, पोस्ट यूनियन होगा दोस्तों। तो दोस्तों भारत जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया 4 साल के लिए, याद रखिएगा। और अपने नाम के अनुसार ही यह संघ काम भी करता होगा, तो बताने की ज़रूरत है नहीं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बैंकॉक में, अप्पू का। फिर है पद्मा। पद्मा क्या है दोस्तों? प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, जी हाँ, एक एसोसिएशन है। इसके गठन को मंजूरी मिल गई है। और समाचार स्वनियामक दोस्तों यह निकाय होगा, मतलब समाचारों पर निगरानी करेगा, कौन सा समाचार सही है, कौन सा नहीं सही है, कौन सा रिलीज होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, और साथ ही शिकायत का निवारण भी करेगा। नोडल मंत्रालय कौन सा होगा दोस्तों? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। आप लोग जान ही रहे होंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ठाकुर साहब हैं, अनुराग ठाकुर जी, याद रखिएगा। नेतृत्व जो है दोस्तों इसका कौन करेंगे? मूलचंद गर्ग करेंगे, याद रखिएगा। विरासत क्या है दोस्तों? हाथ से बनी हुई 75 साड़ियों का महासम्मेलन है या महोत्सव है। कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। तो विरासत और कुछ नहीं है, साड़ियों का प्रदर्शन है जो हाथ से बुनी गई थी। फिर है असम परिसीमन, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चुनाव आयोग ने इसके परिसीमन की घोषणा की। परिसीमन आप लोग जान ही रहे होंगे, संख्या के आधार पर सबको जो है, जितने भी प्रत्याशी हैं चुनाव के, उनको समान जनसंख्या मिले वोट करने वाली। फिर चाहे वोटर उसमें चाहे जितने हो, लेकिन नंबर ऑफ पीपल्स जो है इक्वल होनी चाहिए, मोटा माटी, एक एक गिन के नहीं किया जाता है। तो उसी को परिसीमन कहते हैं, सबको समान लोग मिलें, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की संख्या इक्वल हो, तभी तो निष्पक्ष रूप से चुनाव हो पाएगा। तो इसी काम के लिए परिसीमन होता है। तो आधार दोस्तों 2001 की जनगणना को रखा गया है। असम परिसीमन के लिए घोषणा चुनाव आयोग ने की, याद रखिएगा। किसका हो रहा? विधानसभा, BS का मतलब विधानसभा, LS का मतलब लोकसभा सीटों के लिए इसका परिसीमन हो रहा है। आयोग की बात करें तो इसका गठन दोस्तों आर्टिकल 82 के तहत किया जाता है, परिसीमन आयोग का।
सिफारिशें दोस्तों इसकी बाध्य होती हैं, याद रखना, कभी कभी कथन दे देता है तो यह जो भी सिफारिशें करेगा वह सरकार मानने के लिए बाध्य है। और दोस्तों जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो भी सिफारिशें होगी वह न्यायालय में बाध्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, मतलब उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बात करें आयोग की दोस्तों, तब कितनी बार गठित हुआ है परिसीमन आयोग? 1952, 1963, 1973 और 2002। अभी तक 4 बार गठित हुआ है, याद रखिएगा, 5वीं बार ये गठित हुआ है। 4 बार ही गठित हुआ है दोस्तों। प्रक्रिया जो है, इसकी प्रक्रिया मतलब किस तरह से काम करेगा, वह जो है प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A में दी गई है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यह एक छोटा सा हिस्सा हमने कंप्लीट किया है, इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा दे देंगे और संभवतः अगली और 2 वीडियो होंगी, उनमें पूरा जनवरी कंप्लीट करा दूंगा और इसके बाद समय से आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया करूंगा। कुछ दिक्कतें थी साथियों, उनको आपको समझना चाहिए और पूरी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, PDF ये वाली वहीं मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।